नमस्कार साथियों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट सीरीज़ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो आपके विभिन्न एग्जाम्स में जहाँ कहीं भी आपका जीके जीएस पोर्शन आता है, वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। और जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके साथ और भी जो सारे फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं, उससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपने इसके पहले जितने भी वीडियोस जीके जीएस के हुए हैं, आपने वो देख लिए होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो इसके बाद या उसको पहले भी कर सकते हैं, या इस क्लास के बाद आप एक बार जाके उनको देखिए। आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे फैक्ट्स के साथ दिए हुए हैं, तो उनको नोट करिएगा। आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, Which officer under Alauddin Khilji was required to maintain a register of merchants to ensure an adequate supply of goods? क्या बोल रहा है ये? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी को व्यापारियों की सूची बनाए रखने और वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया था? तो देखिए यहाँ पे किस राजा की बात हो रही है दोस्तों, या किस सुल्तान की बात हो रही है? तो अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन है आपके नाजिर, बी है आपका रईस परवाना, सी कह रहा है मुहतसिब, और चौथा जो ऑप्शन है डी, वो कह रहा है शाहना ए मंडी। तो दोस्तों, ये थोड़े से पिक्युलर ऑप्शन है, अभी इससे पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चन की चर्चा नहीं की है। तो इसका सही आंसर होने वाला है डी, अर्थात शाहना ए मंडी। ठीक है, शाहना ए मंडी इसका आंसर होने वाला है। ये क्या बोल रहा है, इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, एक व्यवस्था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने क्या की थी, शुरू की थी, जिसको कहते हैं हम बाजार नियंत्रण व्यवस्था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था, ये क्या थी दोस्तों, बाजार नियंत्रण व्यवस्था। तो ये जैसा कि समझ में आ रहा है, ये वैसी ही व्यवस्था थी, मतलब पूरे बाजार का यहाँ पे नियंत्रण करके रखा गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यह व्यवस्था जो थी, इसमें क्या किया गया था कि जैसे कि हम देखते हैं, बाजार एक ओपन व्यवस्था होती है जहाँ पे वस्तुओं के जो दाम है वो घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एक निश्चित दाम पर जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए अपनी जनता को एक निश्चित दाम पर और कम दाम पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु इस व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसको कहते हैं बाजार नियंत्रण व्यवस्था। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके तहत दोस्तों उसने बहुत सारे जो है वो अधिकारियों को नियुक्त किया था, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी था शाहना ए मंडी। शाहना ए मंडी क्या करता था? शाहना ए मंडी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख अधिकारी था, जिसका काम होता था माप तौल को देखना, अर्थात कि भैया कोई तोलने वगैरह में क्या कर रहा है, गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, सारे नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो देखना। इसके बाद क्या था? व्यापारियों की सूची बनाना। ठीक है, व्यापारियों की क्या करना है? सूची बनाना। और यहाँ पे और दे दिया गया है वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, कि भैया सारी वस्तुएं प्रॉपरली है कि नहीं है, पूरी क्वांटिटी में है कि नहीं है ना। तो किसकी? वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना, वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो ये था क्या? शाहना ए मंडी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है या बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी है ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था का। बाजार नियंत्रण व्यवस्था में दोस्तों और भी बहुत सारे अधिकारियों को इसके अंतर्गत नियुक्त किया गया था, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट जासूस हुआ करते थे, खुफिया जो अधिकारी थे, उनका नाम था बरीद और मुनिहास। ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है, क्या था? बरीद व मुनिहास। ये क्या था? तो दोस्तों बरीद व मुनिहास जो है वो गुप्तचर हुआ करते थे।
ठीक है। बरीद का काम था कि वो आपके जो मार्केट में जो भी चल रहा है चीज़ें उस पर नज़र रखेगा, और ये जो है वो आपके शाहना ए मंडी पर भी नज़र बनाए रखता था कि शाहना ए मंडी भी इन सारी चीज़ों को जो भी उसका कर्तव्य है वो कर रहा है कि नहीं, और सारे नियमों का ढंग से पालन कर रहा है कि नहीं, उस पर भी ये नज़र बनाए रखता था। और डायरेक्ट सुल्तान को जाके क्या करता था, ये सूचना देता था। डायरेक्ट सुल्तान के अंदर आता था आपका कौन, बरीद। मुनिहास क्या होता था, मुनिहास बेसिकली आपका वहीं पे बाजार के ही जो है वो चीज़ों में कोई भी दिक्कत आ रही है या कुछ भी वहाँ पे ऊपर नीचे होता था तो उसका कहना चाहिए सूचना देने का कार्य कौन करता था, तो मुनिहास करता था। क्लियर है। चलिए अब बाकी को देख लेते हैं हम। नाजिर, नाजिर कौन होता था, तो नाजिर बेसिकली जो है वो एक निरीक्षक होता था, है ना। नाजिर निरीक्षक था, ऐसे ही बिल्कुल डायरेक्टली बाजार नियंत्रण व्यवस्था से उसका ऐसा कुछ ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। ये क्या होता था, निरीक्षक हुआ करता है ना, जो बहुत सारे विभिन्न विभागों का निरीक्षण करता था, है ना, अलग अलग विभागों में हुआ करता था निरीक्षक। दूसरा है आपका रईस परवाना। तो दोस्तों रईस परवाना जो है ये परमिट जारी करने का काम करता था। क्या करता था, परमिट जारी करता था। मतलब कि जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है ना, या व्यापारियों को कोई माल यहाँ से वहाँ पहुँचाना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उसका परमिट कौन देता था, रईस परवाना। तो उसको याद कर लीजिए भैया, पर है तो पर से परवाना और पर से परमिट। तो परमिट जारी कौन करता था, रईस परवाना करता था। फिर आपका आता है मुहतसिब। तो दोस्तों मुहतसिब जो है वो मेनली आपका क्या होता था, नैतिक आचरण सुनिश्चित करने वाला क्या होता था, अधिकारी होता था ना। मुहतसिब कौन होता था, नैतिक आचरण सुनिश्चित करने वाला क्या होता था, अधिकारी होता था आपका मुहतसिब। क्लियर है। तो ये हमने चारों ऑप्शन को देख लिया है, विशेषकर इसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली और बाजार नियंत्रण व्यवस्था को भी देख लिया है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, नोट कर लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है दोस्तों, विच कंट्री इज द ओनली वन टू हैव ऑफिशियली विथड्रॉन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस। क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र से औपचारिक रूप से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे हम। देखिए ये फिर से संयुक्त राष्ट्र आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है या संयुक्त राष्ट्र है बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, इसको आपको पढ़ के ही जाना है। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, कब गठन हुआ है ना, किस रीज़न से इसका गठन हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है ना, इसके कितने जो है वो और भी संस्था हैं, है ना, तो इनको सबको याद रखना है। इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ए है नॉर्थ कोरिया, बी इंडोनेशिया, सी है क्यूबा और डी है यूगोस्लाविया। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबको लगेगा कि नॉर्थ कोरिया है, तो नहीं, इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, क्या है इसका आंसर, इंडोनेशिया। तो दोस्तों इंडोनेशिया ने 1965 में क्या किया था कि संयुक्त राष्ट्र से जो है वो अपना नाम वापस ले लिया था, या संयुक्त राष्ट्र से जो है वो टेम्परेरी रूप से हट गया था। ये परमानेंट नहीं था, कुछ टाइम के लिए था, टेम्परेरी रूप से ये हट गया था। इसके हटने का रीज़न ये था क्योंकि उस टाइम पे संभावना चल रही थी कि जो मलेशिया है, जो इसका कहना चाहिए प्रतिद्वंदी हुआ करता था, है ना, मलेशिया देश, तो उसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिल रही थी। इसके कारण जो है वो, इस संभावना के कारण इंडोनेशिया ने बोला भैया अगर उसको आप वहाँ पे सदस्यता दे रहे हो तो मैं तो नहीं रहूँगा। तो इंडोनेशिया जो है 1965 में वापस जो है वो हट गया था, कहाँ से, यूएनओ से। हालांकि 1966 में कुछ ही हफ्ते बाद 1966 में जो है वो दोबारा से को सदस्यता मिल गई थी, या ये दोबारा से इसने, इंडोनेशिया ने क्या किया था, उसको रीज्वाइन कर लिया था। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसने एक्चुअल में छोड़ी नहीं थी, कुछ ना कुछ वाद विवाद चल रहे थे, लेकिन एक्चुअली में नहीं छोड़ी थी, मेंटेन ही था, पर हाँ थोड़ा सा दूर हट गया था। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन ऑफिशियली विथड्रॉ कर लिया था, तो इसका आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड, दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके उपनाम, शहर के उपनामों से संबंधित है, तो याद रखेंगे पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ द। ऑप्शन देखते हैं, ए शिलोंग, बी ऊटी, सी मसूरी और डी इम्फाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ए शिलोंग।
है, तो शिलोंग को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट या फिर पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। याद रखेंगे, शिलोंग की अगर हम बात करें, शिलोंग जो है वो किसकी राजधानी है? हमने कल परसों की ही क्लास में इसकी चर्चा की थी। शिलोंग जो है आपके मेघालय की राजधानी है। मेघालय राजधानी शिलोंग बहुत ही खूबसूरत जगह है, हरे भरे पहाड़, बढ़िया है ना, ठंडी जलवायु, इसी के कारण इसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अब स्कॉटलैंड कहाँ है दोस्तों? तो ये याद रखेंगे कि जो आपका स्कॉटलैंड है ये बेसिकली आपका ग्रेट ब्रिटेन का एक देश है। ग्रेट ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है ना। तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या है आपका? स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, तो ये सारे जो हैं वो कहाँ आते हैं? ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं, तो उसी का है ये स्कॉटलैंड। तो यही कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड किसको? शिलोंग को। मेघालय की राजधानी है, खासी पहाड़ी में स्थित है। याद रखेंगे ये कहाँ है? तो खासी पहाड़ी, हमने देखा था गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, तो खासी पहाड़ी में ही है आपका क्या? शिलोंग। क्लियर है? चलिए बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऊटी कहाँ है दोस्तों? ऊटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, बहुत सुंदर हिल स्टेशन है। ये आपके तमिलनाडु राज्य में आता है। बेसिकली ये आपके तमिलनाडु राज्य में आता है और नीलगिरी पर्वत पे है दोस्तों। नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत पर स्थित है आपका क्या? ऊटी। ठीक, इसकी बात करते हैं मसूरी की। तो दोस्तों मसूरी कहाँ है? ये तो आपको पता होगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है आपका मसूरी, है ना। मसूरी उत्तराखंड में है और ये बेसिकली जो आपका गढ़वाल हिमालय, हिमालय है, हिमालय के हमने बहुत सारे प्रादेशिक विभाजन पढ़े हैं। तो हिमालय का जो गढ़वाल कुमाऊं हिमालय वाला हिस्सा है उसमें आता है आपका मसूरी। ठीक, ये भी बहुत सुंदर जगह है मसूरी आपका हिल स्टेशन। फिर आता है इम्फाल। इम्फाल किसकी राजधानी है? इम्फाल जो है वो मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मणिपुर। तो ये सारे हमने ऑप्शंस देख लिए हैं और पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो शिलोंग को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके नेशनल पार्क से, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। राष्ट्रीय उद्यान, भारत के राष्ट्रीय उद्यान को भी एक नज़र आपको देखना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे, किस राज्य में स्थित है। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है ना। चलिए देखेंगे, विच नेशनल पार्क इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कहाँ का पूछ रहा है ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज होम टू स्पीशीज लाइक मेगापॉड, crab eating macaque, निकोबार पिजन एंड जाइंट रॉबर क्रैब। देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मेगापॉड, केकड़ा खाने वाले मैकॉक, निकोबार कबूतर और विशाल डाकू केकड़े जैसी प्रजातियों का घर है। ऑप्शन देखेंगे हम, आपके ऑप्शन है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका बी, अर्थात कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अभी हमने देखा ये है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप में, अंडमान एंड निकोबार द्वीप में है आपका कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। और उसमें भी देखो अंडमान निकोबार द्वीप में दोस्तों बहुत सारे द्वीप आते हैं, है ना। अंडमान आता है, लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, है ना। तो इसके बाद फिर आपका कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो उन द्वीपों में ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये याद रखेंगे हम, है ना। अंडमान निकोबार के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। कौन से सागर में आता है दोस्तों ये? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है ना। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा हो गया। यहाँ पे आपका अरब सागर आ जाएगा, अरब सागर। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी, यहीं पे स्थित है दोस्तों आपका ये अंडमान और निकोबार
तरह से जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप है आपका बंगाल की खाड़ी में, और उसके ग्रेट निकोबार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है और पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नाम से देखिए, जहां पे भी ये कोंडा कोंडा करके आएगा ना तो आप समझ जाना भैया ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होने वाला है, ये आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बहुत सारी ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वत कहना चाहिए, रेंजेस या माउंटेन रेंजेस जो कि कोंडा कोंडा नाम से है, वो भी कहाँ आती है? मेनली आपकी आंध्र प्रदेश में आती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेनली आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना के भी थोड़े से पार्ट में है। ये है आपका कौन सा? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मौलिक राष्ट्रीय उद्यान की। तो ये आता है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और जो आपका रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये आ रहा है आपका असम में, असम में है ना। तो ये हम देख लेंगे, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश और आपका पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच फेमस एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय माइकल फैराडे इन 1831। दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखेंगे माइकल फैराडे ने 1831 में कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था? ऑप्शन है इसके डिस्कवरी ऑफ क्वांटम मैग्नेटोमीटर्स, डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ इलास्टिसिटी अर्थात लोच के नियम की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, और डी आता है आपका डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी अर्थात प्राकृतिक रेडियो धर्मिता की खोज। तो दोस्तों माइकल फैराडे को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ये काफ़ी, इनको जाना जाता है किसके लिए? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद रखेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा के लिए इनको क्या किया जाता है? जाना जाता है। इन्होंने इसकी खोज की थी। दोस्तों इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें कुछ साधारण सी चीज़ें ली थी, है ना, 3-4 चीज़ें इन्होंने ली थी। जैसे कि एक कॉइल ले ली थी, तार ले लिया था, है ना, कुंडलित तार ले लिया था, है ना, जो कि कंडक्टर का काम करेगा अर्थात कि जो कि आपके चालक का काम करेगा, है ना। इसके बाद इन्होंने क्या लिया था? एक मैग्नेट ले ली थी, क्योंकि हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम है इसका, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और एक लिया था दोस्तों गैल्वेनोमीटर या एमीटर, जो कि क्या नापेगा? करंट को नापता था। तो इन्होंने क्या किया था? इनका बोलना था कि भाई इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें बेसिकली आपका बोला जाता है इसमें कि जो आपका चालक है ना, ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें कि एक चालक के अंदर क्या हो रही थी? इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रही थी जब भी उसके चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाता था? परिवर्तन किया जाता था, है ना। तो यही वो मेन एक्सपेरिमेंट था। इसमें उन्होंने बेसिकली ये ऐसी रॉड है ना, यहाँ पे ये इन्होंने लगा दिया है, डिवाइस लगा दी है, गैल्वेनोमीटर है, अमीटर है, जो भी करंट नापने के लिए। और यहाँ पे जो है दोस्तों एक चुंबक थी, है ना, यहाँ पे एक चुंबक थी। तो जब भी यहाँ से चुंबक को पास किया जाता था या चुंबक यहाँ पे लाई जाती थी, इसके चुंबकीय क्षेत्र में जब भी चेंज किया जाता था तो यहाँ पे वोल्टेज जो है आता था और उससे करंट इंड्यूस होता था, जिसकी रीडिंग आपको यहाँ गैल्वेनोमीटर या एमीटर में दिखाई देती। ठीक है, तो बेसिकली यही है आपका क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या है? एक्सपेरिमेंट है, जिसकी खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने 1831 में की थी। क्लियर है कि इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे पूछे जा रहे हैं इसमें, मतलब अच्छे वाले पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल वाले पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया।
एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? ये बैंक वाला क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन, बैंक वाले इसको बहुत अच्छे से देखना, ये बैंकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन देखेंगे 1964 में, 1976 में, 1980 में या फिर 1982 में। दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है आपका बी 1982। ठीक है, देखते हैं इसको। तो एग्जिम बैंक नाम क्या है? EXIM बैंक, एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले हम देखेंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपको इससे लगेगा EX और IM, तो ये है आपका एक्सपोर्ट और IM से हो जाएगा इम्पोर्ट है। EX से एक्सपोर्ट, IM से इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है इसका फुल फॉर्म। क्या है? एग्जिम बैंक का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म क्या है? तो एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म है आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। 1982। आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको याद हो तो कि 1982 में और किस बैंक की स्थापना हुई थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है दोस्तों, जो कि 1982 में ही इस्टेब्लिश किया गया था। तो आप मुझे बताइए 1982 में और किस बैंक की स्थापना हुई, है ना। इसके बारे में हम देखें तो नाम ही है इसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। तो ये भारत सरकार का क्या है? एक संस्था है जो कि भारत में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का नियंत्रण करने या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का प्रबंधन करने के लिए जो है वो काम करता है बैंक, वो वाला एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों महाराष्ट्र, मुंबई में है। तो मुंबई में क्या है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक का। ओके, तो 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? मतलब कि द फर्स्ट मिनरल ऑयल वेल इन इंडिया वाज डग इन, कहाँ पे? ऑप्शन देखेंगे, ए है डिगबोई, बी माकूम, सी है नाहरकटिया और डी है दोस्तों लकवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी बार पूछा गया है। और ये जो स्थल है वो तो बहुत ज़्यादा फेमस स्थल है। क्या नाम है इसका? इसका आंसर होने वाला है डिगबोई, अर्थात कि सबसे पहले भारत में कहीं पे मिनरल ऑयल का वेल खोजा गया था या खोदा गया था, तो कहाँ खोदा गया था? डिगबोई में खोदा गया था। ठीक है, याद रखना डिगबोई कहाँ है दोस्तों? तो डिगबोई असम में है। 1889 मतलब 89 को जो है वो डिगबोई में ये खोदा गया था, ये कुआं खोदा गया था। और मेनली असम रेलवे और कोई मतलब कंपनी ने मिलके जो है वो इसको खोदा था। इसको देखना पड़ेगा, इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो ये पहला कुआं था जो कि भारत में खनिज तेल के लिए खोदा गया था। क्लियर है? इसके बाद और ये जो है इनको देख लेते हैं हम। तो दोस्तों आपका नाहरकटिया और लकवा, ये दोनों भी असम के क्षेत्र हैं और ये दोनों भी किस लिए हैं? तो आपके तेल व खनिज तेल व खनिज तेल व गैस के लिए, खनिज तेल व गैस के लिए जो है ये भी प्रसिद्ध है। और दोस्तों आपका माकूम जो है ये भी कहाँ का क्षेत्र है? असम का क्षेत्र है, लेकिन ये आपकी याद रखिएगा कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध, कोयला खदान हेतु ये प्रसिद्ध है आपका माकूम। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सारे क्षेत्र असम से हैं मेनली, जिसमें ये 3 जो है वो असम के खनिज व गैस भंडार है ये। लेकिन माकूम जो है वो असम का कोयला क्षेत्र है या कोयला खदान के लिए फेमस है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये भी आपका इकोनॉमी से संबंधित है, तो इसको अच्छे से देखिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य नहीं था? क्या बोल रहे हैं? नहीं था। सबसे पहले इसको अंडरलाइन करो। अब देखते हैं इसका ऑप्शन देखेंगे। ए है समावेशी और सतत विकास, बी गरीबी उन्मूलन, सी आर्थिक वृद्धि दर को 9% से ऊपर बनाए रखना और डी है सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण।
ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं था, इसका जो उद्देश्य है वो कौन सा नहीं था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है बी, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण जो है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था। बाकी ये तीनों इसके उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य थे? तो समावेशी और सतत विकास करना, अर्थात इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना भी इसका उद्देश्य था। दूसरा है गरीबी उन्मूलन, अर्थात पॉवर्टी इरेडिकेशन भी इसका उद्देश्य था। और तीसरा आता है आपका आर्थिक वृद्धि दर को 9% से ऊपर बनाए रखना। तो इन्होंने बोला था कि भैया मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अबव 9%, 9% से ऊपर हमको ग्रोथ रेट रखनी है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज नॉट एन एम ऑफ ये 12th 5-year प्लानिंग, ये इसका एम नहीं था। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों पूरी पंचवर्षीय योजना को अगर हम देखें तो पंचवर्षीय योजना क्या है? 5-year प्लानिंग। तो क्या बोलते हैं? 5-year प्लानिंग बोला जाता है। तो 5-year प्लानिंग क्या है? आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया 5 वर्ष की योजना है। ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा तो शुरू किया गया था। किस लिए? तो एक सीमित समय में कुछ सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। टारगेटेड हम लेके चलते हैं ना कि भाई ये वाला ऑब्जेक्टिव है इसका, ये वाला, तो सीमित समय में कुछ सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और विकास करने के लिए भारत का जो है वो आर्थिक रूप से स्थिरता, आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए आपका 5-year प्लानिंग या पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, ये कब से शुरू हुई है? तो याद रखिए 1951 से शुरू हुई है और दोस्तों ये 2017 तक जो है वो चली है। ठीक है, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आई हैं अभी तक। 1951 से 1956 ये पहली पंचवर्षीय योजना थी और 2012 से लेकर 2017 से 2017 जो है दोस्तों ये आपकी लास्ट अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसको याद रखेंगे। पंचवर्षीय योजना का एक बार आप जो है वो सारी जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिएगा, है ना। तो दोस्तों अब पंचवर्षीय योजना 2017 में ही खत्म हो गई है। अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं लाई जाती हैं, नहीं चलती। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया था? नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन किया गया था और 5 साल की जो पंचवर्षीय योजना है उसको खत्म करके नीति आयोग ने एक अलग अप्रोच दी थी, ये वाली। इसमें जो है दोस्तों 15 साल, ठीक है, 7 साल और 3 साल, ये 15 साल, 7 साल, 3 साल के लिए बनाई जाती थी योजना। 15 साल के लिए जो है वो आपका विजन प्लान बनाया जाता था। विजन प्लान, ठीक है, 15 साल के लिए विजन प्लान बनाया जाता है। 7 साल के लिए उन्होंने बोला था क्या हम बनाएंगे? रणनीतिक या स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएंगे ना, रणनीतिक या स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएंगे। और जो 3 साल के लिए था वो था एक्शन प्लान, ठीक है, एक्शन प्लान। तो अब पंचवर्षीय योजना को खत्म करके ये आपका क्या कर दिया गया है? शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो योजना आयोग भी खत्म हो गया आपका और उसकी जगह नीति आयोग को जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन देख लिए हमने, है ना, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह, क्या बोल रहा है? सुधा सिंह जो कि पद्म पुरस्कार जीत चुकी हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र खिलाड़ी हैं? ये एक खिलाड़ी है दोस्तों, आपको बताना है ये क्या खेलती हैं। ऑप्शन है शूटिंग, बी तैराकी, सी एथलेटिक्स और डी है आपका टेबल टेनिस। तो दोस्तों याद रखेंगे नाम क्या है? सुधा सिंह। तो सुधा सिंह आपका जो है वो एथलेटिक्स की खिलाड़ी है, है ना। किसकी खिलाड़ी है सुधा सिंह? एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं। मतलब एथलेटिक्स में तो बहुत सारे गेम्स आ जाते हैं, मेनली इसमें खेलती हैं आपका 3000 मीटर स्टीपल चेज खेलती है।
3000 मीटर स्टीपल चेज की खिलाड़ी है ये। स्टीपल चेज मतलब कि मेनली एक प्रकार की क्या होती है, बाधा दौड़ होती है ना, एक प्रकार की ये बाधा दौड़ है, बहुत सारी बाधाएं बीच में रहती हैं और आपको उसमें से क्या करना पड़ता है, उसके बीच से दौड़ना पड़ता है। तो 3000 मीटर स्टीपल चेज की जो है वो ये क्या है, खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब इनको दोस्तों पद्म पुरस्कार मिल चुका है, पद्म पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। मेनली अगर हम देखें तो अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, और दूसरा है इनका इम्पॉर्टेंट पद्मश्री, पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। तो पद्मश्री इनको मिला था दोस्तों 2021 में, और जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वो मिला था 2012 में, ये भी याद रखेंगे। और इनको क्या कहा जाता है, ये कहाँ के हैं खिलाड़ी, कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये दोस्तों ये यूपी से बिलोंग करती हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी हैं दोस्तों। और इनको रायबरेली एक्सप्रेस कहा जाता है, याद रखेंगे, रायबरेली एक्सप्रेस। ठीक है, ये किसको कहा जाता है, आपकी सुधा सिंह को, याद रखेंगे सुधा सिंह। ऐसे ही खिलाड़ी पूछे जा सकते हैं जो करंट से रिलेटेड है ना, या किसी न किसी तरह से जो है वो करंट में उनका नाम आया है। तो ये हो गई, खैर ये तो काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी आप ऐसे खिलाड़ियों के नाम याद रखेंगे कि ये कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, आपका हिस्ट्री से आ गया। बाबर ने पश्चिम से पहली बार भारत में कहाँ प्रवेश किया। ठीक है, बाबर के बारे में पूछा गया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस सल्तनत काल और मुगल काल, मतलब मेडिवल हिस्ट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है दोस्तों ये, है ना। तो वेयर डिड बाबर एंटर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिम से सबसे पहले कहाँ पे आया है, तो ऑप्शन देखते हैं, कश्मीर, सिंध, पंजाब और राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है आपका पंजाब। ठीक है, जैसे कि आपको पता है भाई बाबर क्या था, बाबर के बारे में हम देख लेते हैं। बाबर दोस्तों, बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, है ना, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। और ये जो है वो मेनली भारत में इसने क्या किया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने क्या किया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना, स्थापना की। किसको हराया था, तो लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को हराया था, ना? इब्राहिम लोदी को हराया था, लोदी। ठीक है, और कब हराया था दोस्तों, तो 1526 में। ये मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो याद रखेंगे 1526 हुआ था प्रथम पानीपत युद्ध, या पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे बाबर के बारे में। तो 1526 में तो ये आके इसने सीधे स्थापना कर ली थी, लेकिन इससे पहले भी बाबर जो है वो लगभग 1519 से, 1519 से लेके 1523 तक जो है वो बाबर भारत में आता जाता रहा, आक्रमण करता रहा यहाँ वहाँ। तो सबसे पहले ये 1519 में इसने आक्रमण किया था, कहाँ पे, तो पंजाब साइड में, पंजाब एरिया में, और वहीं से जो है वो भारत में प्रवेश उसने किया था। क्लियर है, तो ये याद रखेंगे बाबर के बारे में। और इसका आंसर क्या होगा कि बाबर ने पश्चिम से पहली बार भारत में कहाँ प्रवेश किया था, तो इसका आंसर है दोस्तों पंजाब। क्लियर है, तो ऐसे ही हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की आज यहाँ पे चर्चा की है, उसके बारे में इम्पॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स और हैं उससे रिलेटेड उसको भी हमने यहाँ पे देखे हैं। आशा है आपको ये याद हो जाएंगे, आप अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, नोट्स के फॉर्म पे इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, है ना, और उसको याद करने की कोशिश करिए। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो जीके जीएस में हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, है ना, और ज्योग्राफी, और भी स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, बहुत सारे अलग अलग आयाम आपके इसमें क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। इसलिए आप इनको बहुत सीरियसनेस के साथ पढ़िएगा। तो आज की क्लास को यही हम विराम देते हैं। एक बार फिर से कल हम आपके सामने ऐसे ही शानदार प्रैक्टिस सेट सीरीज के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।